ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ वी विल स्टार्ट विद, फिर शुरू से ही कर देते हैं क्योंकि अपनी क्लास जब स्टार्ट होगी तो 5 अप्रैल से होगी तो वहाँ से फिर करेंगे। अभी स्टार्टिंग से ही कर देते हैं सेक्शन 1 से, क्योंकि इसमें कुछ लोग तो नए भी होंगे जो कल नहीं आए थे ना। तो कल भी यही डिस्कस किया था कि ये प्रोसीजरल लॉ है सीआरपीसी एंड सब्सटेंटिव लॉ, जैसे कि आईपीसी, उसमें ऑफेंस डिफाइन होता है, पनिशमेंट डिफाइन होती है, लेकिन इसमें ऑफेंस कमिट होने के बाद फिर क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे उसके बारे में है। तो प्रोसीजरल लॉ और एडजेक्टिव लॉ, वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन से। तो ये है, एंड इसमें ये सारे प्रोसीजर कि जब ऑफेंस कमिट हो जाएगा तो जब भी हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो फिर वो अपनी जो भी हमारे साथ ऑफेंस कमिट हुआ है जब पुलिस ऑफिसर को बताते हैं तो वो सब्सटेंटिव लॉ निकाल करके देखता है कि कौन से सेक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है, किस में हुआ है, तो उसके बाद फिर वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग एफआईआर लिखना है या एनसीआर बनानी है और फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है जो कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर करता है। तो जो प्रोसीजर फॉलो, तो वन अगर जैसे उसको पता चलेगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके बाद फिर वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा कि 154 में एफआईआर लिखेगा, तो फिर कहाँ से प्रोसीजर शुरू हो रहा है, सीआरपीसी से। तो वही सीआरपीसी ये है प्रोसीजरल लॉ, जो भी प्रोसीजर फॉलो की जाएंगे उसके बारे में। अब ये एक्ट है क्या, सीआरपीसी है क्या, तो सेक्शन 1 में इसके नाम के बारे में कि इसका नाम होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड सबसेक्शन 2 में इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ इंडिया। पहले जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 नहीं आया था तो ये ब्रैकेट में जो स्टार स्टार बना है यहाँ पे एक सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ था, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है। लेकिन पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। वो जगह कौन सी है, तो इसी सबसेक्शन 2 के प्रोविजन में इन्होंने बताया, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 एंड 11 शैल देयरऑफ शैल नॉट अप्लाई। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेकिन प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, इस कोड का मतलब सीआरपीसी में जो कोई भी प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगा। कहाँ नहीं अप्लाई होगा, स्टेट ऑफ नागालैंड और दूसरा है ट्राइबल एरियाज। तो जो स्टेट ऑफ नागालैंड है वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं, तो उनके अलग अलग कल्चर है, ट्रेडिशन है, इसकी वजह से इन्होंने सीआरपीसी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि नागालैंड में और कुछ ट्राइबल एरियाज, कौन से ट्राइबल एरियाज वो अभी नीचे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो बोला है कि चैप्टर 8, 10 एंड 11 के छोड़ करके, मतलब 8, 10 एंड 11 तो अप्लीकेबल होगा, लेकिन 8, 10 एंड 11 को छोड़ करके सीआरपीसी का कोई भी प्रोविजन नागालैंड में और अदर ट्राइबल एरियाज कुछ ऐसे हैं वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इसमें फिर बोल रहे हैं कि लेकिन अगर कंसर्न स्टेट मतलब नागालैंड या जो ट्राइबल एरियाज है वो जिस स्टेट में आते हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है तो विद सम मॉडिफिकेशन या एज इट इज़ जैसे है वो उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे लागू कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि चैप्टर 8, 10 एंड 11 है क्या। तो चैप्टर 8 जो है वो है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर, उससे रिलेटेड है। एंड चैप्टर 10 है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड 11 है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, इन सभी से रिलेटेड। तो अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है या प्रिवेंटिव एक्शन लेना है पुलिस को, तो उसमें फिर आपका चाहे जो भी कुछ ट्रेडिशन है, कल्चर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर ये सारे प्रिकॉशंस हमको लेने हैं, कुछ एक्शन लेने हैं इससे रिलेटेड, तो हम लेंगे और सीआरपीसी के ये सभी चैप्टर्स अप्लीकेबल होंगे। तो और बाकी कोई चैप्टर्स अप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर वो कंसर्न स्टेट चाहती है कि वो एज इट इज़ उसको इम्प्लीमेंट करना, वहाँ पे लागू करना, तो कर सकते हैं विद सम मॉडिफिकेशन और एज इट इज़ जैसा उनको मन है। अब आता है कि ये क्लॉज बी में जो ट्राइबल एरियाज बताए हैं वो ट्राइबल एरियाज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बताया है कि इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज मीन्स द टेरिटरीज which immediately before the 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam as referred in paragraph 20 of 6th schedule of the constitution other than within the local limits of municipality of Shillong। तो बोल रहे हैं कि पैराग्राफ 20 जो 6 शेड्यूल का पैराग्राफ 20 है उसमें जो ट्राइबल एरियाज हैं और वो ट्राइबल एरियाज म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग में नहीं आते हैं, वो ट्राइबल एरियाज आसाम की टेरिटरी में 21 डे ऑफ जनवरी 1972 मतलब 21 जनवरी 1972 के पहले आसाम की टेरिटरी में इंक्लूड कर दिए गए थे। और वो जय श्री गुप्ता। अब डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछना है जब मेरा वो सेक्शन को एक्सप्लेन कर लूँगा तो उसके बाद फिर आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, मैसेज करने की ज़रूरत नहीं।
जब ये कंप्लीट हुए मैं खुद पूछता हूँ, एक सेक्शन हो जाता है तो मैं पूछ लेता हूँ कि कोई डाउट है, कुछ है तो आप पूछ लीजिए। तो आप उसके बाद पूछ लीजिएगा माइक ऑन करके। मैसेज का फिर उसके बाद पढ़ने में माइंड जाता है और वो करने में आप डायरेक्ट माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, मैसेज लिखने की ज़रूरत। अच्छा, शुरू में बताया था ना कि मतलब जब भी कोई प्रोसीजर फॉलो। अच्छा ठीक है, मैं ये सेक्शन एक्सप्लेन कर लेता हूँ फिर बता देता हूँ आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आसाम की टेरिटरी में इंक्लूड किए गए थे 21 डे ऑफ जनवरी 1972 के पहले, और वो किस में मेंशन है, 20th पैराग्राफ ऑफ सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की। तो एएमटीएम जो ये चार स्टेट्स हैं उनकी बात करता है, बाकी फिफ्थ शेड्यूल जो है उसमें बाकी सारे स्टेट्स की बात करते हैं। तो ये है प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये है सिक्स शेड्यूल। तो उसके जो 20th पैराग्राफ है उसमें जो स्टेट्स वगैरह जो मेंशन है वो सभी लेकिन म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग की टेरिटरी में नहीं आते हैं। वो सभी ट्राइबल एरियाज उनमें से जो ये 20 जनवरी 21 जनवरी 1972 के पहले असम की टेरिटरी में इंक्लूड किए गए थे वो ट्राइबल एरियाज। तो क्लॉज बी में जो ट्राइबल एरियाज की बात कर रहे हैं ये ट्राइबल एरियाज और नागालैंड। तो इन सभी में जो है सीआरपीसी अप्लीकेबल नहीं होगा एक्सेप्ट यही चैप्टर्स को छोड़ करके 8, 10 एंड 11। 8, 10 एंड 11 है क्या मैंने बता दिया। और इसमें अगर वो कंसर्न स्टेट है जो वो चाहे तो विद सम मॉडिफिकेशन और एज इट इज जैसे सीआरपीसी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है डिफिनेशन पे। तो डिफिनेशन पे जाने से पहले हाँ सर का क्वेश्चन है कि सीआर क्वेश्चन क्या है आपका सर, सॉरी। हाँ बताइए सर। ये सर, यस सर, जय श्री गुप्ता। इंद्र, सर ये सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है सबके लिए, जो मैंने शुरू में बताया कि एफआईआर कैसे, तो उसके लिए भी और कोर्ट के लिए भी सर। क्योंकि जो भी प्रोविजन अगर कुछ भी हम फाइल करते हैं, जैसे कि जो अंडर सेक्शन 482 में कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, तो कोई भी ऐसा अगर हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 482 में तो वो सीआरपीसी ही तो एप्लीकेबल हो रहा है ना। या फिर हम बेल एप्लीकेशन अगर एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 438 में तो कोर्ट में ही तो एप्लीकेबल हो रहा है ना। अगर रेगुलर बेल फाइल कर रहे हैं 439 में तो कोर्ट में ही तो एप्लीकेबल हो रहा है ना। या अगर मजिस्ट्रेट को हम कोई अगर हमारी एफआईआर नहीं लिखी जाती 156 154 में, तो उसके बाद 150 उसके बाद सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाते हैं, उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट को 156 सबसेक्शन 3 में। तो ये सभी हम फिर ये सिर्फ यही पुलिस ऑफिसर को नहीं बल्कि कोर्ट में भी तो एप्लीकेबल हो रहा है ना। या फिर जब एग्जामिनेशन हो रहा है विटनेसेस का और उसके बाद फिर वहाँ पे बुलाए जा रहे हैं विटनेसेस, मतलब 161 में पुलिस ने कर लिया और उसके बाद फिर ट्रायल के टाइम पे जब उनको बुलाया जाएगा और उनको एग्जामिन वगैरह किया जाएगा तो कोर्ट में भी तो एप्लीकेबल हो रहा है ना सीआरपीसी। हम्म। सिर्फ क्रिमिनल केस है तो वहाँ पे सीआरपीसी एप्लीकेबल होगा ना। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही डेप्थ में चला गया, प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, लेकिन ठीक है उसमें सीआरपीसी एप्लीकेबल होगा। इतना वो जरूरी नहीं है डेप्थ में जानने की, पर ठीक है वो वहाँ पे सीआरपीसी एप्लीकेबल होगा। क्रिमिनल केस है तो सीआरपीसी दोनों प्रोसेस। ओके सर, ठीक है, अभी रहने दीजिए इसको क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है और वो क्वेश्चन इतना रेलिवेंट नहीं है अभी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। In this code, unless the context otherwise requires,
बेलेबल। अब यहाँ पे डिफिनीशन आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन मतलब जो पूछ रहे हैं, जब क्रिमिनल केस रहेगा तो सीआरपीसी एप्लीकेबल होगा, बट सर को कुछ डाउट है, अभी क्लास के बाद देखते हैं। तो हाँ आता है, अब सबसेक्शन 2 आता है, वहाँ पे डिफिनीशन। अब जो डिफिनीशन है वो उसमें जो भी यहाँ पे वर्ड्स जो भी हमें सीआरपीसी में मिलेंगे, उनका उनका मतलब क्या होगा उसके बारे में डिफाइन किया। और आगे फिर ये भी दिया गया है कि अगर कोई वर्ड ऐसा मिलता है इस सीआरपीसी में, जैसे कि कहीं पे हमको बेलेबल ऑफेंस मिला या कॉग्निजेबल ऑफेंस कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होगा वो यहाँ पे डिफाइन किया गया। या कोई ऐसा वर्ड हमको वहाँ पे मिलता है और वहाँ पे और वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो अगर सब्सटेंटिव लॉ में डिफाइन है या आईपीसी में डिफाइन है, तो वहीं से हम उसका मीनिंग कंसीडर करेंगे। तो अब आते हैं यहाँ पे क्लॉज ए में बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड नॉट एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। तो जब हम सीआरपीसी खोलेंगे तो जो जब पूरा कंप्लीट हो जाता है 484, तो उसके बाद देखेंगे दो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल जब देखेंगे तो उसमें ऐसे टेबल बनेगा, उसमें देखेंगे तो सभी आईपीसी के सभी सेक्शन इधर बताए गए हैं और उसके बारे में बताया गया है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, ऐसे बेलेबल है, नॉन बेलेबल है और ट्रायल बाय है, सब कुछ उसमें मेंशन है। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी या कोई और लॉ जहाँ पे ये मेंशन है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, तो किसी और लॉ में अगर उसको मेंशन किया गया है कि वो बेलेबल ऑफेंस है, तो उसको बेलेबल, या फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी से पता चल रहा है कि वो बेलेबल ऑफेंस है, तो उसको बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। और बाकी बचे हुए ऑफेंसेस को बोल रहे हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। एंड चार्ज, नेक्स्ट चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। चार्ज के बारे में बताया गया कि अगर एक से ज़्यादा हेड है तो उनमें से कोई भी। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। तो एक ये ऑफेंस कमिट किया, दूसरा किया, कई सारे हेड्स हैं, कई सारे ऑफेंस उसने कमिट कर दिया। तो बोल रहे हैं कि जब चार्ज वाले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि अगर कई सारे ऑफेंस कमिट किए हैं तो कोई भी एक या तो सारे या फिर उसमें से जो है, या समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तो अभी उसके ऊपर चार्ज फेल हो जाते हैं, बाद में चार्जेस अल्टर भी हो जाते हैं, या वो चार्जेस जो पहले नहीं किए गए थे और बाद में पता चलता है कि ये ऑफेंस कमिट किया, उस पर भी उसको कन्विक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन अ चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। अगर कई सारे ऑफेंसेस हैं तो सारे या उनमें से कोई भी एक को चार्ज माना जाएगा, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हो सकते हैं। तो चार्ज का मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, इसका पर्पस बस सिंपल सा यही है कि जो अक्यूज पर्सन है उसको बताना कि क्या ऑफेंस कमिट किया। इसीलिए चार्ज वो स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन ऑफ एक्यूजेशन विच हैज़ बीन मेड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, और उसको सारे वो डिफिनीशन वगैरह, उसका नाम, कौन सा ऑफेंस किस सेक्शन में और किस कोड में वो पनिशेबल है, किस लॉ में पनिशेबल है, वो सारी बातें लिख करके सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन उसको दिया जाता है, जिससे कि उस अक्यूज को पता चल सके कि क्या ऑफेंस कमिट किया है। दिया क्यों जाता है, क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि ये ऑफेंस उसने कमिट किया है, तभी तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा। तो इसलिए चार्ज जो जब फ्रेम किया जाता है उसको उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, तो इसका पर्पस यही होता है कि उसको पता चल सके। तो अगर एक से ज़्यादा है तो चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। तो अगर एक से ज़्यादा है तो कोई भी एक को फिर उसके बारे में बताकर लिख करके और वो सभी डिफिनीशन और वो सभी उसको बताना। नेक्स्ट है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस भी फिर उसी तरह से आएगा, टेबल बुक फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी आप उठा करके देखिए, वहाँ पे फिर से वैसे ही आएगा और फिर से वही वो सभी ऑफेंसेस लिखे रहेंगे, यहाँ पे कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ट्राइड बाय, और वो सभी लिखा रहेगा। तो उसका भी फिर यहीं से आता है, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस का मतलब कि वो जो हमें सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल से पता चलता है, मीन्स इन केस अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल। हाँ, तो उसमें जो हमें फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी से पता चलता है या किसी और लॉ से पता चलता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और उसमें पुलिस ऑफिसर के पास बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर है। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए, और सिर्फ अगर इन्वेस्टिगेशन का आगे हम पढ़ेंगे, तो अगर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मिला है तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अरेस्ट नहीं कर सकते। फिर वारंट अगर मिलेगा जब वहाँ से, तभी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो यहाँ पे
अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है पता कहाँ से चलेगा, या तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी से चलेगा या किसी और लॉ में अगर मेंशन है कि ये कॉग्निजेबल है तो वो कॉग्निजेबल होगा और उसमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर होगी अरेस्ट करने की बिना वारंट के। तो क्लॉज सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया एंड क्लॉज एल सीधे देखिए तो उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया। और इसमें फिर सीधे सीधे उसके उल्टा यहाँ पे लिख दिया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ऐसा ऑफेंस या ऐसा केस जिसमें कि नॉन कॉग्निजेबल मीन्स कि ऐसा ऑफेंस या ऐसा केस जिसमें पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर नहीं है। नेक्स्ट आता है कंप्लेंट। इसमें अगर किसी में, वैसे तो ये सिंपल है समझ में आ रहा होगा, पर अगर किसी को कुछ ऐसे डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लेंट। अब यहाँ पे कंप्लेंट का इन्होंने बताया कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offence but does not include a police report। तो यहाँ पे कंप्लेंट के बारे में इन्होंने बताया। देखिए अब जब भी आप एफआईआर लिखवाने जाओगे अगर मना कर देता है तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर एक 156 सबसेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट और वो फिर वो ऑर्डर करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर वो केस लॉ वगैरह जो कुछ भी हम देखते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लेंट करने जाते हो अंडर सेक्शन 200 में सीआरपीसी तो वहाँ पे फिर विटनेसेस और जो कंप्लेनेंट है उनको एग्जामिन वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने कंप्लेंट का बताया है मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, चाहे आपने ओरली यहाँ पे मजिस्ट्रेट को दिया है या राइटिंग में दिया है जो कुछ भी, to magistrate with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown, कि आप मजिस्ट्रेट को बताते हो कि इसमें एक्शन लेना है और कोई नोन या अननोन पर्सन ने कुछ ऐसा ऑफेंस कमिट किया है। लेकिन आगे बोल रहे बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस रिपोर्ट क्या है कि आपने 154 में एफआईआर लिखवाई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके जो 173 सबसेक्शन 2 में रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करेंगे उसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि अगर जो है अगर आप एफआईआर लिखवाते हो और उसकी इन्वेस्टिगेशन करके मजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट सबमिट की जा रही तो उसको कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन जाता है और वो राइटिंग या ओरली मजिस्ट्रेट को अपनी शिकायत देता है उस पर एक्शन लेने के लिए तो उसको कंप्लेंट माना जाएगा। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करके और फिर वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं 173 सबसेक्शन 2 में तो उसको कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन अब आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में बोल रहे हैं कि नहीं, कभी कभी पुलिस ऑफिसर जो है वो भी अगर कुछ ऐसा रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो किस कंडीशन में उसको भी कंप्लेंट मान लिया जाएगा, तो उसके बारे में बताया एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में बोल रहे हैं कि हम जाते हैं पुलिस स्टेशन, एफआईआर लिखवाते हैं और एफआईआर पहले तो पुलिस ऑफिसर को लगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उन्होंने पहले तो एफआईआर लिखी और उसके बाद जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको पता चला कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल। तो उसमें एफआईआर नहीं लिखना था लेकिन उसमें जो है लिखा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तब उस रिपोर्ट को जब मजिस्ट्रेट को सबमिट करेंगे वो तो उसको कंप्लेंट माना जाएगा और जो पुलिस ऑफिसर सबमिट कर रहे हैं उस पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन, अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन केस व्हिच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made shall be deemed to be complainant। नेक्स्ट आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का इन्होंने बताया कि हाई कोर्ट मतलब जो स्टेट है उसका जो हाई कोर्ट होगा वो, और अगर कोई यूनियन टेरिटरी इसके सब क्लॉज 2 में कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी है उनका हाई कोर्ट नहीं है और अगर कोई और स्टेट है उसका उस हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड करके उस यूनियन टेरिटरी तक किया गया है तो उस यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट वो स्टेट वाला हाई कोर्ट हो जाएगा। एंड सब क्लॉज 3 में बताया है कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे किसी और स्टेट का हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड नहीं किया गया है तो उस यूनियन टेरिटरी का जो हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट होगा, क्रिमिनल कोर्ट होगा, वो हाई कोर्ट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ का जो हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट होगा क्रिमिनल का वो होगा सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, लेकिन उसको छोड़ करके जो हाई कोर्ट है दिल्ली का वो,
तो अगर वहाँ पे जिस यूनियन टेरिटरी की बात हो रही वहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके उसके बाद जो कोर्ट आएगी उसको हाई कोर्ट माना जाएगा, अगर किसी और स्टेट का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं किया गया है तो। नेक्स्ट है इंडिया। इंडिया मीन्स द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। तो इंडिया का मतलब कि जहाँ पर ये जहाँ जितने एरिया तक, जितने टेरिटरी तक ये सीआरपीसी अप्लीकेबल है उसको इंडिया माना जाएगा। तो जो ये यहाँ पे सबसेक्शन 2 में लिखा है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे पहले जो ब्रैकेट में लिखा था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो उसको फिर अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी फिर उसको इंडिया नहीं माना जा रहा था, क्योंकि जहाँ जहाँ अप्लीकेबल है बस उसी को इंडिया माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया और उसके बाद उसको हटाया, तो अब पूरा इसीलिए वहाँ पे सबसेक्शन 2 में इंडिया में फिर उसको इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ इंडिया बोल दिया गया है। नेक्स्ट है इंक्वायरी। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो इंक्वायरी का मतलब क्या बताया इन्होंने कि कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग, कोई भी इंक्वायरी जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है उसको इंक्वायरी। और इन्वेस्टिगेशन का नेक्स्ट में बताया, इन्वेस्टिगेशन क्या है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई मजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन को अथराइज किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसको इन्वेस्टिगेशन जो वो पर्सन कर रहा है उसको इन्वेस्टिगेशन, और किस लिए कर रहे हैं, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो एविडेंस के कलेक्शन के लिए जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेशन बोला जाएगा। और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस यही है कि जो इंक्वायरी होगी वो किसी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसके लिए, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस के कलेक्शन के लिए किया जाएगा। इंक्वायरी क्या है, टू डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। तो कुछ ऐसे सर्टेन फैक्ट्स है उनमें क्या उसमें सत्यता असत्यता क्या है उसको, उसके लिए इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। और जो इन्वेस्टिगेशन है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ये फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो तब भी आएगा जब हम लोग 154 पढ़ेंगे। वहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्ट है एफआईआर लिखने का, ऐसी क्या ज़रूरत है कि लोग एफआईआर लिखवाने के लिए परेशान रहते हैं। तो वहाँ पे एक ये क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर ये है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्फॉर्मेंट, कि जो इन्फॉर्मेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। तो जब तक एफआईआर लिखी नहीं जाएगी क्रिमिनल लॉ आगे नहीं बढ़ेगा। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड ऑल। तो वहाँ से फिर वो एग्जामिन वगैरह करेंगे और एविडेंस वगैरह कलेक्ट करेंगे ये सभी। एंड जो इन्फॉर्मेंट है उसकी साइड से कि सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, तभी तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का यही है कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन या किसी और पर्सन के द्वारा जिसको मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने अथराइज किया। लेकिन जो इंक्वायरी होगी या मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा, और वो सत्यता असत्यता जाँच करने के लिए। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, बल्कि इंक्वायरी जो है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो ये सभी डिफरेंसेस आगे जब ट्रायल में हम लोग पहुँचेंगे तो इंक्वायरी और ट्रायल का भी डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। और फिर ये तीनों को एक साथ करके कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल है क्या और इन तीनों में डिफरेंस क्या है उसको फिर हम समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट है जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब इन्होंने बताया कि ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें ओथ पे जो है कोई भी एविडेंस वगैरह लिया जा सकता है। और लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है, ये मजिस्ट्रेट। अगर ये बोला जाता है कि इनके पास इतने टेरिटरी के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है कुछ भी, तो उसमें इनको पावर है और इतने टेरिटरी तक इनको जो है पावर अपना एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बोला जाता है कि इतने एरिया तक तो ये पूरा जो है अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन इतने एरिया तक जो है ये 100% है। और इसमें इधर कुछ कम कर दिया, इधर बोल रहे हैं कि इतने एरिया 75 और इतने कुछ भी अगर 10%। तो अगर अपने पावर का 1% भी किसी एरिया में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस एरिया को भी इंक्लूड किया जाएगा उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में। तो कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी पावर को जितने टेरिटरी के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे अपनी सारी पावर को एक्सरसाइज कर सके या थोड़े पावर को एक्सरसाइज कर सके, लेकिन अगर कर सकते हैं तो उनको उस उतने एरिया तक को उनका लोकल जुरिस्डिक्शन बोला जाएगा।
नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया मींस द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब सेक्शन 8 में जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में डिफाइन किया गया कि स्टेट जो है डिक्लेयर कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सिटी या टाउन जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से एक्सीड कर रही है, उन सभी एरिया को जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। तो सेक्शन 8 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी करने का स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि उसको अल्टर कर सकते हैं जो कुछ भी है। तो फिर जब सेक्शन 8 पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि अगर पॉपुलेशन कम होती है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहेगा, फिर अगर होती है और एक्सीड पॉपुलेशन बढ़ती है और स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है तो हो जाते हैं, वो सभी सेक्शन 8 में आएगा। तो अभी मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब कि सेक्शन 8 में जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जिन सिटी या टाउन को जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा एक्सीड होती है उनको अगर स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो नेक्स्ट है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम लोग जब कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ रहे थे तभी हमने बताया था कि ऐसा ऑफेंस या ऐसा केस जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है बिना वारंट के अरेस्ट करने की, उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल केस बोला जाएगा। एंड नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट। तो नोटिफिकेशन का मतलब कि जो ऑफिशियल गैजेट में, तो गवर्नमेंट जो कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी अगर नोटिफाई करती है पब्लिक को बताना है तो वो ऑफिशियल गैजेट में ही नोटिफाई करते हैं, तभी लोगों को पता चलता है। ऐसा नहीं कि 10 जगह वो पब्लिश कर रहे हैं और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या क्या देखेंगे। तो अगर कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी होगी, कुछ भी ऐसे हाईवे जा रहा है यहाँ से या कुछ भी हो रहा है तो लोगों को कहाँ से, तो अगर कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि कोई हाईवे जा रहा है वहाँ से फिर वो उनके प्रॉपर्टी को हटाया जा रहा है और वो सभी, और उसमें उनको कंपनसेशन बहुत लोगों को मिला, उनको नहीं मिला, तो उसके साथ हम वो ऑफिशियल गैजेट को भी उसमें एनेक्चर में लगाते हैं कि हमको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली कि जो है यहाँ से हाईवे जाने वाला है और इसमें फिर ये एक्शन लिए गए, इनको जो है कंपनसेशन मिला, हमको नहीं मिला या मिला तो कम मिला, जितना उन्होंने उसमें डिक्लेयर किया था फिर उतना नहीं मिला, वो सभी सारी बातें फिर बताते हैं। तो वो ऑफिशियल गैजेट वो जहाँ पे नोटिफिकेशन वो जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया गया है। नेक्स्ट है ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन। तो यहाँ पे दो बातें जो है इन्होंने बोला है। पहला है एक्ट और दूसरा है ओमिशन। और तीसरा अभी आएगा, वो उसके बाद देखेंगे। तो पहला क्या बोल रहे हैं, एक्ट, और दूसरा ओमिशन ऑफेंस के बारे में। तो ऑफेंस क्या है, मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ कंप्लेंट मेड may be made under section 20 of cattle trespass act। तो जो कंप्लेंट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट वो इसमें आएगा। तो अब सबसे पहले एक्ट क्या है, ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड है। अगर आप सब्सटेंटिव लॉ उठा करके देखेंगे आईपीसी तो उसमें अगर थेफ्ट का ऑफेंस कमिट करते हैं तो ये पनिशमेंट है, ये है, ऐसे है, सारा सब कुछ उसमें ये काम करते हैं तो उसको थेफ्ट कंसीडर किया जाएगा। डेकॉइटी, मर्डर, वो सभी सारी डेफिनेशन उसमें दी है और पनिशमेंट दिया है। तो जो प्रोहिबिटेड है, जो मना है, वैसा काम आप करते हो तो वो ऑफेंस है। और जो आपकी ड्यूटी है उसको ओमिट करते हो, उससे बचते हो, जैसे कि पुलिस ऑफिसर का काम है एफआईआर लिखना, बट इफ ही ट्राइज टू एब्सटेन फ्रॉम हिज ड्यूटी तो वो ओमिशन हो गया और उस ओमिशन को जो है ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड है वो करते हो तो ऑफेंस है, या ऐसा ओमिशन जो आपकी ड्यूटी है उसको करना और उसको ओमिट करते हो, उससे बचते हो तो उसको ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। या कोई ऐसा जिसमें कंप्लेंट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैपिटल ट्रेसपास एक्ट में, उसको ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इसमें ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मीन्स जब हम जाते हैं पुलिस स्टेशन तो जो पर्सन है जो एफआईआर लिखते हैं वही है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो 154 में देखेंगे तो वही ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को बताया जाता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या जो कुछ भी है। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन है उसके बारे में बताया है। इंक्लूड्स मीन्स कौन कौन उसमें इंक्लूड होंगे, तो एक तो वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और दूसरे वो जब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अगर वो एब्सेंट है या वो इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो उनसे नेक्स्ट रैंक के कोई ऑफिसर, लेकिन जो है वो कांस्टेबल से अबव रैंक के होने चाहिए। मतलब कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन
और कांस्टेबल इनके बीच कि जो ऑफिसर प्रेजेंट है नेक्स्ट रैंक के जस्ट इनसे नीचे, नेक्स्ट रैंक के जो कोई भी इनसे ऊपर और इनसे नीचे जो नेक्स्ट रैंक के होंगे जो प्रेजेंट है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन माने जाएंगे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, किसी को बताया है कोई ऐसा कि ये पर्सन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन माने जाएंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और अगर वो इलनेस की वजह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते तो वो ऑफिसर जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। अदरवाइज अगर ये नहीं कर रहे हैं, एब्सेंट है या इलनेस की वजह से ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इनसे जस्ट नीचे के रैंक के जो ऑफिसर प्रेजेंट है उस टाइम पे वो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कांस्टेबल या उससे नीचे के रैंक के, इनसे ऊपर के रैंक के होने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्लेस। प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। तो प्लेस में जब भी प्लेस की बात होगी तो इसमें जो है कि ऑफेंस कहाँ कमिट हुआ है या कुछ ऐसे जहाँ भी प्लेस का बात आएगा तो इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, ये सभी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। प्लीडर व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट मींस अ पर्सन ऑथराइज्ड और under any law for the time being enforced to practice in such court and includes any other person appointed with the permission of court to act in such proceeding। तो यहाँ पे प्लीडर का मतलब बताया कि कोई ऐसा पर्सन, प्लीडर व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, तो कोई भी कोर्ट में अगर प्रोसीडिंग चल रही है उससे रिलेटेड अगर प्लीडर को बोला जा रहा है तो प्लीडर का मतलब वो जो किसी लॉ के अंडर अथराइज किए गए हैं उनको। तो जैसे जो क्लाइंट है वो जब अपने एडवोकेट को अथराइज करता है वकालतनामा पे सिग्नेचर करके, या जब हम रजिस्ट्रेशन करवा के एडवोकेट बनते हैं तो अंडर सम लॉ हम यहाँ पे अथराइज है प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके बाद वो क्लाइंट हमको अथराइज करता है। या कोई ऐसे पर्सन जिनको कोर्ट ने अथराइज किया है वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं उनको फिर वो मतलब कि उनको तो क्लाइंट नहीं वकालतनामा पे सिग्नेचर करके बार बार फिर अथराइज करता है, तो ऐसे लोगों को जो अगर कोर्ट ने अथराइज किया है तो उन लोगों को प्लीडर माना जाएगा। तो जो किसी लॉ के अंदर जो है वो अथराइज है या कोर्ट ने उनको अथराइज किया है उसमें प्रोसीड करने के लिए, किसी केस में प्लीड करने के लिए, तो उनको प्लीडर माना जाएगा। नेक्स्ट आता है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट तो वही कि FIR हो गई और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके जो रिपोर्ट 173 सब सेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट को सबमिट करेंगे उसी को पुलिस रिपोर्ट। तो FIR हुई और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके और उसके बाद जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे मजिस्ट्रेट को, उसी को पुलिस रिपोर्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो पुलिस स्टेशन मतलब जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, स्पेसिफाई किया है, उसको पुलिस स्टेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जिस जगह को डिक्लेयर किया है कि इस एरिया का जो है अगर कोई टेरिटरी है इतने एरिया पे तो ये पुलिस स्टेशन है, जो भी कोई ऑफेंस कमिट होगा तो ये उसके लिए ये पुलिस स्टेशन यहाँ पे बनाई गई है। ये लोग आएंगे अपने ग्रीवांसेस बताएंगे और उसके बाद फिर उसमें प्रोसीड किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस कोड। तो CRPC में कुछ ऐसा अगर प्रोविजन है उसमें प्रेस्क्राइब, जो भी CRPC से प्रेस्क्राइब है उसको प्रेस्क्राइब माना जाएगा। एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो वो सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में यहाँ पे बताया कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा अंडर सेक्शन 24 में कि कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट किए जा रहे हैं उसके बारे में है। तो वो सभी पर्सन जिनको अंडर सेक्शन 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है या वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर PP के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। तो ये जो है विक्टिम की साइड से होते हैं और उनकी तरफ से ये वहाँ पे उनकी बातों को रखते हैं, सरकारी वकील जो होते हैं उनकी उस तरफ से। तो हम लोग तो प्राइवेट एडवोकेट होते हैं इधर से अक्यूज की साइड से। नेक्स्ट है सब डिवीज़न। तो सब डिवीज़न जो है वो यहाँ पे बताया सब डिवीज़न मीन्स सब डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो जो टेरिटोरियल डिवीज़न होता है वो जैसे ये है इंडिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे कई सारे स्टेट है,
अब ये स्टेट के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो ये जो कई इसी को सेशन डिवीजन, और कई बार ये जो सेशन डिवीजन है यही एक डिस्ट्रिक्ट और एक सेशन डिवीजन, इसीलिए जब सिविल केसेस कोई देखते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज और क्रिमिनल केसेस देखते हैं तो सेशन जज बोल दिया जाता है। तो यही जो सेशन डिवीजन है या डिस्ट्रिक्ट है, इसी का जब डिवीजन होता है इसके अंदर तो उसको सब डिवीजन बोलते हैं। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो डिवीजन हो रहा है वो मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट का जो डिवीजन हुआ है उसको सब डिवीजन। नेक्स्ट है सम्मन केस। सम्मन केस का इन्होंने बताया कि वो केसेस जो वारंट केस नहीं है, तो सम्मन केस वो केसेस जो वारंट केस नहीं है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि वारंट केस क्या है, तभी पता चलेगा सम्मन केस क्या है। तो यहाँ पे बोला है कि वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो ऐसा ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट क्या हो सकती है, 2 साल से अधिक की हो सकती है, उसमें फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और वो डेथ विथ सब आ जाएगा। तो ऐसा ऑफेंस जो कमिट करने पे जो अक्यूज है उसको कौन कौन सी पनिशमेंट हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, या 2 साल से अधिक की, मतलब इन शॉर्ट देखें तो 2 साल से अधिक की पनिशमेंट हो सकती है, तो उसको हम वारंट केस बोलेंगे। तो अब सम्मन केस क्या है, जो वारंट केस नहीं, तो वारंट केस ये है जिसमें 2 साल से अधिक की पनिशमेंट हो सकती है। तो सम्मन क्या केस क्या होगा, ऐसे ऑफेंस जिनके कमिट करने पे अक्यूज को 2 साल या उससे कम की पनिशमेंट हो सकती है, उसको सम्मन केस बोलेंगे। नेक्स्ट आता है विक्टिम। विक्टिम कौन है, विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन फॉर व्हिच द अक्यूज्ड पर्सन हैज बीन चार्ज्ड, एंड एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन और लीगल हेयर। तो यहाँ पे विक्टिम कौन है, जिसने लॉस और इंजरी सफर की है, किसकी वजह से, एक्ट और ओमिशन की वजह से। एक्ट और ओमिशन हमने क्या पढ़ा था, ऑफेंस, मतलब अगर कोई ऐसा एक्ट जो मना है उसको करते हो, या ऐसा ओमिशन जो आपकी ड्यूटी है और उसको ओमिट करते हो, तो वो ऑफेंस होगा। मतलब यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन है जिसने लॉस और इंजरी सफर की है किसकी वजह से, किसी के ऑफेंस के कमिट करने पे, उसको विक्टिम माना जाएगा। और उस विक्टिम में और कौन कौन से लोग आ जाते हैं, इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन, उसके जो गार्जियन है वो, या लीगल एयर जो है वो सब भी आ जाते हैं। तो विक्टिम में वो पर्सन जिसने लॉस और, तो विक्टिम में कौन कौन से लोग आ गए, पहला तो वो पर्सन ही हो गया जिसने की विक्टिम में, सॉरी, विक्टिम में पहला वो तो वही वही हो गया जिसने लॉस और इंजरी सफर की है। दूसरा उसके जो गार्जियन है, उसके जो गार्जियन है, और तीसरा वो जो उसके लीगल है। तो पहला वो जो विक्टिम, जिसने विक्टिम खुद हो गया जिसने लॉस और इंजरी सफर की है, वो विक्टिम हो गया। दूसरा वो उसके गार्जियन, और तीसरा वो जो उसके लीगल हेयर है वो। तो विक्टिम में ये 3 लोग आ गए। नेक्स्ट आता है Clause 5. Words and expression used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code have the meanings respectively assigned to them in that code. तो ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशन जो यहाँ पे डिफाइन नहीं है सीआरपीसी में, क्योंकि इतने डिफिनीशन दिए हैं, जरूरी नहीं कि सारे वर्ड्स का डिफिनीशन यहाँ पे आ जाए। तो ऐसे वर्ड्स जो यहाँ पे डिफाइन नहीं है लेकिन आईपीसी में डिफाइन है, तो उनको वहाँ से जो उनका डिफिनीशन है वही डिफिनीशन माना जाएगा और उसको फिर हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस है, या मेट्रोपॉलिटन है मजिस्ट्रेट है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सभी। तो यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस करके बताया कि अगर सिर्फ मजिस्ट्रेट लिखा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास लिखा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सभी। क्योंकि अभी वो या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए यहाँ पे सेक्शन 3 में इन्होंने सब कुछ वो रेफरेंस के बारे में बता दिया है कि अगर कहीं पे मजिस्ट्रेट लिखा है और रेफरेंस किसी पर्सन के उस रिगार्डिंग वो किसी लॉ में अगर मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है और उस टेरिटरी की बात हो रही है जो आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो उस मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाएगा।
और मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसका मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास लिखा है और वो एरिया उस टेरिटरी की बात हो रही है जो आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसका मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास हो जाएगा। और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात हो रही है तो उसका मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएगा। एंड इसमें सबसेक्शन 1 के सी में बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखा है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया की बाहर की बात है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात हो रही है तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएगा। एंड सबसेक्शन 1 का क्लॉज डी बता रहा है कि अगर सीजीएम लिखा है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और वो जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात हो रही तो वहाँ पे उसका मतलब हो जाएगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीएमएम। इज इट क्लियर? Okay, now subsection 3. Sorry, subsection 2. In this code, unless the context otherwise requires any reference to the court of judicial magistrate, shall in relation to metropolitan area be construed as reference to court of metropolitan magistrate. तो वही फिर यहाँ पे कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सबसेक्शन 2 में कि अगर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है और वो मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात हो रही है तो उसका मतलब हो जाएगा कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब आता है सबसेक्शन 3। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस इन एनी इनैक्टमेंट पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। तो अगर ये सीआरपीसी जब इम्प्लीमेंट हुआ उसके पहले अगर कोई ऐसा कोड है कुछ ऐसा है वहाँ पे जो रेफरेंस दिया गया है वो रेफरेंस क्या है टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अगर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है तो उसका मतलब हो जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। एंड टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास लिखा है तो वहाँ पे हो जाएगा उसका मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। एंड क्लॉज सी में है कि टू अ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट शैल कंस्ट्रूड एज रेफरेंस रिस्पेक्टिवली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो अगर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किसी कोर्ट में ऐसे पहले रेफर किया गया है तो उसका मतलब हो जाएगा मेट्रो क्योंकि वो उनको मेट्रोपॉलिटन एरिया कंसीडर कर लिया गया तो वो हो जाएंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एंड नेक्स्ट है क्लॉज डी में to any area which is included in metropolitan area as a reference to such metropolitan area and any reference to magistrate of first class or magistrate or of the second class in relation to such area shall be construed as reference to metropolitan magistrate exercising jurisdiction in such area। तो क्लॉज डी में क्या बोल रहे हैं टू एनी एरिया विच इज इंक्लूडेड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो कोई एरिया ऐसा जो पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं था लेकिन अब उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंक्लूड कर लिया गया है तो वहाँ पे एज रेफरेंस टू सच मेट्रोपॉलिटन एरिया एनी रेफरेंस टू मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो पहले वो एरिया ये एरिया है और ये एरिया है मेट्रोपॉलिटन एरिया का लेकिन इसको फिर बढ़ा करके इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंक्लूड कर दिया गया। तो ये एरिया जो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है यहाँ पे अगर रेफरेंस इनका दिया गया है ऐसे तो इसका मतलब हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उस एरिया के लिए जो एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंक्लूड कर दिया गया है। Next, subsection 4, where under any law other than this code the functions exercisable by a magistrate relates to matter। तो अब बोल रहे हैं कि इस सीआरपीसी को छोड़ करके अदर देन दिस कोड सीआरपीसी के अलावा द फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय अ मजिस्ट्रेट रिलेट्स टू अगर कोई ऐसा फंक्शन मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाना है किसमें which involves the appreciation or shifting of evidence or the formulation of any decision which exposes any person to any punishment or penalty or detention in custody pending investigation inquiry or trial or would have the effect of sending him for trial before any court they shall subject to the provisions of this code be exercisable by judicial magistrate।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस सीआरपीसी के अलावा अगर कोई मजिस्ट्रेट है उनको एक्सरसाइज करनी है अपनी पावर की, अगर इन सभी और वो मैटर जो है इन सभी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन विच एक्सपोजेज एनी पर्सन टू एनी पनिशमेंट और पेनाल्टी और डिटेंशन इन एनी कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या ट्रायल। तो कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल पेंडिंग है और किसी पर्सन को किसी पर्सन को पेनाल्टी हो सकती है उसमें, या उसको कोई पनिशमेंट हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ इस तरह के अगर मैटर्स वहाँ पे पेंडिंग में है तो वो सभी उसमें कौन प्रोसीड करेंगे? वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसमें प्रोसीड करेंगे। लेकिन अगर वो मैटर किससे रिलेटेड है? विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर, as the granting of license, the suspension or cancellation of license, sanctioning a prosecution or withdrawing from prosecution, they shall subject as aforesaid be exercisable by executive magistrate। तो अगर ये सभी वहाँ पे मैटर इससे रिलेटेड है और ये सभी उसमें एक्शन लेने हैं, लाइसेंस कैंसिल करना है, ग्रांट करना है, या प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करना है, विड्रॉ करना है, इन सभी से रिलेटेड मैटर है, तो उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रोसीड करेंगे, अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे। अदरवाइज उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर इन सभी से रिलेटेड है कि पेनाल्टी इम्पोज करना है, पनिशमेंट वगैरह है, कुछ ऐसा है, तो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट सबसेक्शन 4, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड and other laws. All offences under the Indian Penal Code shall be investigated, inquired, tried, and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained। तो जो भी कुछ आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में जो भी ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है, उनसे रिलेटेड जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल होगी, उसके लिए जो भी कोई प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो सीआरपीसी में जो दिया गया है उसी को फॉलो किया जाएगा, वो सभी प्रोसीजर। एंड सबसेक्शन 2 में है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड and otherwise dealt with according to the same provisions but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई और सब्सटेंटिव लॉ है और उसमें जो भी ऑफेंसेस वगैरह डिफाइन किए गए हैं और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल का अगर प्रोसीजर बताया गया है तो वो फॉलो किया जाएगा। अगर नहीं बताया गया है तो सीआरपीसी में जो प्रोसीजर बताए गए हैं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल से रिलेटेड, वो सभी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। तो कोई और सब्सटेंटिव लॉ है, अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल का जो भी प्रोसीजर है अगर उसमें बताया गया है तो वो फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे सीआरपीसी को फॉलो किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 5। इसमें नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल इन एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्रेरी अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर कन्फर्ड और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो इसमें बोल रहे हैं कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर कन्फर्ड और any special form of procedure prescribed by any other law for the time in force। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि nothing contained in this code shall affect। तो सीआरपीसी में ऐसा कुछ भी प्रोविजन, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा? कोई स्पेशल लॉ है, कोई लोकल लॉ है, उसको प्रभावित नहीं करेगा, या कोई स्पेशल जुरिस्डिक्शन है, पावर है किसी कोर्ट की, या किसी कोर्ट को कन्फर किया गया है, किसी लॉ के अंदर जो है उसको पावर कन्फर की गई है, तो वो जुरिस्डिक्शन या उनको जो पावर कन्फर की गई है या कोई स्पेशल और लोकल लॉ है, वो सभी कहीं से सीआरपीसी से प्रभावित नहीं होंगे, सीआरपीसी के प्रोविजन से। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्रेरी। लेकिन अगर जो स्पेशल लॉ, लोकल लॉ है या कोई जुरिस्डिक्शन या पावर कन्फर की गई है वो सीआरपीसी के कंट्रेरी नहीं है, तो अगर सीआरपीसी के कंट्रेरी है, दोनों क्लैश कर रहे हैं, तब सीआरपीसी उसको अफेक्ट करेगा, स्पेशल लॉ को, लोकल लॉ को और उनके पावर को, और जो भी स्पेशल जुरिस्डिक्शन है उनको अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो कंट्रेरी नहीं है सीआरपीसी के, तो सीआरपीसी में ऐसा कुछ नहीं है जो उन सभी स्पेशल लोकल लॉ को कहीं से प्रभावित करेगा। इज इट क्लियर?